Hello, good evening guys. I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial and I hope you will be fine. So, आज के लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इनके जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड होंगे, जो भी लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, वो सब कुछ आपको ऐप में मिलेगा और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला होगा। वहाँ पे जाके आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है वो भी आपको समझ आ जाएगी वीडियो देखने के बाद ही। तो उसमें भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो 2 मिनट का वीडियो आप देख सकते हो अगर आपको बैच ज्वाइन करने का पता नहीं चलता तो, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ पीडीएफ मिलेगा। अब धीरे धीरे हमारी एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने साइंस का एक चैप्टर खत्म किया आपका विटामिन, उसके मैंने एमसीक्यू भी करवा दिए। हमारा जो सब टीचरों का जो पूरी टीम का टारगेट होगा, पहली बात तो हमारा ऐसा एक भी टीचर नहीं है जिसको 5 साल कम से एक्सपीरियंस है। एक टीचर है जिनको अभी 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, अदरवाइज हर एक टीचर 5 साल ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं, 5-5 साल से ज़्यादा हो गया उनको। तो हर एक टीचर को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अभी जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, ये कंटेंट ऐसा है कि आपको पूरे JNK में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे तो यूट्यूब पे इतना भी कचरा हो गया कि आप कहीं से भी देखो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उससे आपका चैप्टर क्लियर नहीं होगा। अगर आपको सही से समझना है तो मेरा पहला विटामिन के 2 लेक्चर है, उसका एमसीक्यू तीनों पार्ट देख लो, उसके बाद विटामिन खत्म हो गया। इस तरीके से आपको पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि एक बार पढ़ने के बाद ये टॉपिक कहीं भी देखो तो आपको 80 से 90% पहले ही आता हो, उनमें से नॉर्मल सिर्फ आपको प्रैक्टिस देखने को मिले। तो आपको बस चुपचाप पढ़ते जाना है और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करना है, सो एज बाकी भी इस कंटेंट को देख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरीके से उनको पढ़ना है और सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, आपका प्रॉब्लम क्या है इसमें। क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हो, एक चीज़ को पढ़ने के लिए आपको 4 चैनलों का हेल्प लेना पड़ रहा है, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। हर एक बंदा मास्टरमाइंड नहीं होता कि वो हर एक चीज़ से कलेक्ट कर पाए। कुछ बच्चों को लगता है कि इससे पढ़ के बस हो गया, तो आपको हम जो भी देंगे वो मोर देन सफिशिएंट होगा। एक वीडियो देखने के बाद फिर वही वीडियो दूसरे चैनल पे देख के आप चेक कर सकते हो, पता चल जाएगा लेवल क्या होता है और पढ़ाने का तरीका क्या था। क्लास में आपको बैठे बैठे हमें याद करवाना होता है। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पहले तो एक रिकैप देता हूँ 2 लेक्चर में हमने क्या किया, और आज हमारा बेसिक लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद गाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपका कोई पहला अच्छा सा चैप्टर उठाएंगे। ये भी आपका बेसिक चैप्टर था, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स का मतलब किससे है सर, आप बोलोगे स्केर्सिटी से है। स्केर्सिटी किसकी? क्योंकि रिसोर्सेस, लैक ऑफ रिसोर्सेस है, कमी है रिसोर्सेस की। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स आपके। तो ये तीनों के तीनों पूछ सकता है कि इसका मतलब किससे है। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था सर, बुक लिखी थी एक अर्थशास्त्र, किसने लिखी थी, ये कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्ता। तो इसने बुक लिखी थी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, मैंने आपको बताया भी था, उसका गुरु रह चुके हैं। फिर उसके बाद उन्हीं के ये मिनिस्टर भी बने थे। ये बुक किसके ऊपर थी? ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर थी, ये याद रखना है, पॉलिटिकल के ऊपर बुक थी। इसके बाद अर्थ का मतलब होता है सर मनी, तो एक मनी रिलेटेड आएगी जो जिसको हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बोलेंगे, एक नॉन मनी रिलेटेड होगी जिसको हम नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बोलेंगे। फिर मैंने इसके एग्जांपल दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जितने भी होंगे सेक्टर, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, वो सारे के सारे आएंगे आपके मनी रिलेटेड इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में। ये हम अगली जो क्लास होगी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नॉन मनी रिलेटेड जितने भी सोशल वर्क हो गए, रिलीजियस वर्क हो गए, पॉलिटिकल वर्क एटसेट्रा वगैरह, ये सारे किस में आएंगे, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में। उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फ़र्क क्या है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फ़र्क ये होता है कि बच्चों को, बहुत सारे को ये नहीं पता कि हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक का मतलब ज्योग्राफिकल एरिया से होगा, कोई प्लेस से होगा, जिस जगह पे प्रॉब्लम अराइज हुई उस एरिया की, जो एरिया है उस एरिया पूरे हम बोलेंगे इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया की प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टडी को या प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो उसके बाद हमने आपको पढ़ाया जिसमें मैंने आपको कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, और प्रोड्यूसर, इसके मतलब समझाए। कंज्यूमर का मतलब होता है सर डिमांड से, जो भी डिमांड करता है वही होता है आपका कंज्यूमर। डिमांड कर रहा है तो वो क्या करता है, खर्चे भी करता है, कंजप्शन भी बोल सकते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए, क्योंकि आप खर्चे कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो आपको सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए कर्व बनती है जिसका नाम है IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर का मतलब सप्लाई से होगा, जो भी सप्लाई करने वाला। सप्लाई कौन करता है? जो प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन। और प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होगा, मेन
जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा सर मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम इनकम जनरेट करना। तो मैक्सिमम इनकम के लिए कर्व बनती है जिसको बोलते हैं पीपीसी कर्व। उसके बाद मैंने आपको कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क समझा दिया, क्योंकि कंजप्शन भी खर्चा होता है, इन्वेस्टमेंट भी कोई खर्चा करना होता है, कोई इन्वेस्ट करे हो खर्चे कर रहे हो। तो ये एक्सपेंडिचर किया जाता है आपका सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, जो बाजार से कुछ चीज़ें लेके आते हो। ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है कुछ आगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इन दोनों में यही फ़र्क होता है। फिर आगे आपका एक एंजल साइंटिस्ट है जर्मनी के, जिन बंदे ने एक ला दिया में बहुत प्यारा सा, जिसका नाम था सर, बोलता है एंजल्स लॉ किसको बोलते हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, मैंने एग्जांपल से समझाया था कि कंजप्शन भी आपका बढ़ेगा, लेकिन इनकम हमेशा ग्रेटर होगी, इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, कंजप्शन उससे कम होगा हमेशा। फिर उसके बाद मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये पूरा चैप्टर है, ये तो मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ खाली हर चीज़ का, कि नॉलेज हो जाए आपको कंज्यूमर से मतलब क्या है, डिमांड का क्या मतलब, सप्लाई का क्या मतलब है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हर एक बंदा कंज्यूमर भी होता है, हर एक बंदा कंज्यूमर भी होता है, और वही बंदा प्रोड्यूसर भी होता है, दोनों काम करता है। क्योंकि अगर आप कुछ खरीद रहे हो, कुछ दे भी रहे हो, आप कंज्यूम भी कर रहे हो, प्रोड्यूस भी कर रहे हो, तो जो आपके चार क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो कितने, चार। कौन कौन से सर? वो है सेल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर और लैंड। उसके बाद मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बदले में क्या क्या मिलता है, देखो रेंट मिलता है, वेजेस मिलते हैं, प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ये चार क्या है आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया इकॉनमी क्या होता है, मैंने आपको बताया इकॉनमी एक बैलून की तरह होती है, जिसमें जितना डालते जाओगे वो बढ़ती चली जाएगी। तो सेम अगर कुछ इकॉनमी में डाल रहे हो, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंजेक्ट करना या इंजेक्शन। और लीकेज मतलब कुछ आपका इकॉनमी से बाहर निकल रहा है। जैसे मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट करना, तो इन्वेस्टमेंट मतलब बीच में कुछ डाल रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो इकॉनमी बूस्ट होगी, बढ़ेगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितने भी खर्चे करती है वो क्या करती है, देश में तो करती है ना सारा, तो इकॉनमी बढ़ती है उससे। एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट मत करना, अपनी चीज़ों को बेचना। अब बेचोगे तो पैसों के, हम लोग इकॉनमी पढ़ रहे हैं किसमें, मनी रिलेटेड, तो उसके बदले में पैसा आएगा। तो एक्सपोर्ट करना क्या होता है आपका, इंजेक्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि बच्चे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गलती करते हैं। उनको लगता है कि इंपोर्ट होना कुछ आ रहा है, बेटा इंपोर्ट होना कुछ नहीं आ रहा, आपका पैसा जा रहा है। तो सेम लीकेज क्या होता है, कुछ जाना। जैसे सेविंग कर रहे हो, सेविंग घर पे रखी हुई है, तो वो आपका किसी काम नहीं आ रहा देश में, तो इससे आपकी इकॉनमी कम हो जाएगी। जैसे कोई डिस इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा निकालता है शेयर मार्केट से, तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, टैक्स लगा के गवर्नमेंट अपने पास लेती है, तो मार्केट से पैसा इकट्ठा कर रही है, तो कम हो रहा है इकॉनमी। इकॉनमी तो आपकी जगह को बोला गया ना पूरी को, तो वहाँ से कम हो रहा है। इम्पोर्ट करना, कुछ चीज़ों का आना, तो इम्पोर्ट से चीज़ें तो आएगी लेकिन आपका पैसा जाएगा। अगर आप बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट करते हो तो आपका पैसा देना पड़ेगा, तो मनी कम हो जाएगी, तो आपकी इकॉनमी कम हो जाएगी। आगे हमने क्या पढ़ा था, चलो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा था। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में बेसिक लेक्चर ख़त्म कर देंगे गाइज, आपके बेसिक लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे। बिलीव मी, आपको इस चैनल से बेटर कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, इस चैनल से बेटर कंटेंट जीएनके में कहीं नहीं मिलेगा, और जितना मिलेगा मोर देन सफिशिएंट होगा आपकी सिलेक्शन के लिए। क्योंकि हम जितने भी टीचर हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, लास्ट 5-5 6-6 साल से अगर पढ़ा रहे हैं, प्लस आपके लिए हम कंटेंट एक दिन में भी बहुत सारा कंटेंट दे सकते हैं, लेकिन हमें वो कंटेंट नहीं देना। हमें जो कंटेंट देना वो देना है कि आप एक बार पढ़ने के बाद कुछ बचे ना, फिर सिलेक्शन हो जाए आपकी इजीली। जो भी बच्चा ईमानदारी से फॉलो करेगा उसको कहीं भी आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखोगे अपने आप डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है, हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा लेवल क्या है, हम कैसे बढ़ा रहे हैं। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज आप दुनिया सीखने वाले हो कि इंडिया की इकॉनमी कैसे चलती है, यूएसए की कैसे चलती है, बाहर की कंट्री कैसे चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलो गाइज रिकैप करना भी जरूरी क्यों होता है, क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हो, बेसिक में आपको बार बार क्यों रिकैप करवा रहा हूँ। सो एज आप लोग टॉपिक सारे के सारे इकोनॉमिक्स के मतलब समझ पाओ, कि जब भी कोई टॉपिक आएगा आप उसका मतलब समझ होना चाहिए। चलो आज हम पहली जो छोटी सी डेफिनेशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर क्या होता है, पहले ही एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास 4 आइटम्स कुछ भी पड़ी हैं, उनमें से आपके पास पैसे इतने हैं कि आप इनमें से एक सिलेक्ट करनी है और 3 को रहने देना है। जैसे एक को सिलेक्ट कर लो, आपको क्या कौन सी लेनी है चारों में, और 3 को आप क्या करोगे, 3 को आप सेक्रीफाई करोगे, मतलब इसको आप छोड़ना पड़ेगा। तो जो आपने सेक्रीफाइस करी, जितनी भी जो 3 आइटमें आपने सेक्रीफाई करी, इन तीनों आइटमों को बोला जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
मीन्स कि जिसकी भी आप कुर्बानी देते हो उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो सेलेक्ट करी वो तो निकाल दो, जो बची हुई आपने एक अल्टरनेट उसके जगह कोई दूसरी यूज करी और उसको आपने छोड़ना पड़ा, आपको सेक्रीफाई करना पड़ा, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहां से देखो, जैसे बोल देगा, जैसे मान लो बोलेगा अदर बेस्ट अल्टरनेट which sacrifice called, वो दूसरे बेस्ट अल्टरनेट थे जो जो आपने सेक्रीफाई कर दिया, उसको क्या बोला जाता है, उसका आंसर होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आई होप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आप इसको बिल्कुल अपनी बेसिक लैंग्वेज में समझ पाते हो गाइस, तो आप क्वेश्चन जैसा भी पूछा बना लोगे। आपको इतनी बात पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ सेक्रीफाई की जाएगी वो हमारे लिए वो बेस्ट सोर्स था, बेस्ट वो चीज़ थी, लेकिन हमने सेक्रीफाई किया, वो सेक्रीफाई चीज़ को ही क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो नेक्स्ट देख लो, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है आपका। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या, प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्ट करना क्या, इसका मतलब होता है सर टू प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करती है किसको, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। आपको साथ साथ नोट्स बनाने अच्छे से इसके। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, किससे प्रोटेक्ट करना है, फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन से, किससे, कंपटीशन से। जैसे हमें भी आपको प्रोटेक्ट करना है जो बाकी वाले कंपटीटर से आपको आगे निकालना है, तो आपको हम बचा के रख रहे हैं कि कैसे आपको हम आगे लेके जाएंगे। तो आपको बस रेगुलर फॉलो करना है, ये हमारी गारंटी है। आप हम पे बिलीव कर सकते हो, जो भी हम पढ़ाएंगे इसका रिजल्ट, आप बच्चे नहीं हो, आप सारे ग्रेजुएट हो, तो इसका रिजल्ट आपको अपने आप दिखेगा। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हो उसको आप इम्प्लीमेंट करो अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे, आगे पीछे बुक्स पे, कहीं से भी अगर आपको रिजल्ट मिलता है, आपको वो चीज़ों में कॉन्फिडेंस आता है, आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, इट मीन्स आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। तो हमारा मोटिव भी सभी टीचरों का यही है कि इस बार आपको जितना भी पढ़ाएंगे वो मोर देन सफिशिएंट, और आपको दूसरी बार ये चीज़ पढ़नी ही ना पड़े किसी भी एग्जाम के लिए, जो वन डे एग्जाम जो भी होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट सिविल सर्विस। तो इसका मतलब होता है सर प्रोटेक्ट करना, किससे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्लोबल कंपटीशन से। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब आपको समझाता हूँ। ये जो वर्ड है ये रिलेटेड है आपका क्लोज इकोनॉमी के। अब आपको क्लोज इकोनॉमी नहीं पता होगा, चलो इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा के फिर आपको यहीं पे वापस लेके आता हूँ। एक होती है सर आपकी क्लोज इकोनॉमी, देखो छोटे छोटे वर्ड जब आते हैं फिर समझ नहीं आती बाद में। एक होती है ओपन इकोनॉमी। जो आपकी क्लोज इकोनॉमी होती है, क्लोज का मतलब ही समझ आ रहा है, क्लोज, तो इसमें आपका इंपोर्ट, इसमें आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये क्लोज इकोनॉमी है जहां पे अपने एक कंट्री का ट्रेड सब कुछ अपने कंट्री में होगा, ना तो बाहर से कुछ आएगा ना बाहर कुछ ही आएगा। तो एक होती है सर ओपन इकोनॉमी। ओपन क्या होता है, जिसमें आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का समझ आ गया, मतलब इंपोर्ट मतलब कोई चीज़ का आना, इन होना इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब कोई चीज़ का जाना, किस चीज़ को आप बाहर भेज रहे हो। जैसे आपकी इंडिया की चीज़ें बाहर बिकती हैं तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है, आप बाहर से कुछ लेके आते हो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो अब ये ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है ओपन है सबके लिए। तो क्लोज का मतलब बाहर का कोई कम्पिटिटिव अंतर इंडिया में नहीं आ सकता। जैसे मान लो इंडिया, अगर मान लो अगर मैं पूछूं इंडियन कौन सी इकोनॉमी है, जो आपकी इंडिया है ये कौन सी इकोनॉमी है सर आपकी, तो आपका आंसर होगा ओपन। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ हो रहा है इंडिया में। तो ऑलमोस्ट 99% कंट्री कौन सी है, ओपन इकोनॉमी है। लेकिन स्टार्टिंग में इंडिया कौन सी थी, क्लोज इकोनॉमी। पहले कंट्रियां क्लोज क्यों थी, क्योंकि वो अपना सामान ना तो बाहर भेजना चाहती थी ना ही बाहर से लेके आना चाहती थी। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब है, तो इसका मतलब है ये क्लोज इकोनॉमी से है। अब सर कैसे बचाना अपना, प्रोटेक्ट कैसे करना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। देखो प्रोटेक्ट कैसे करना, क्योंकि मान लो इंडिया स्टार्टिंग में ही 1947 के बाद जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ और इंडिया 1960 तक, जैसे मान लो इसी टाइम अगर इंडिया प्रोटेक्शनिज्म नहीं करती, ये कानून नहीं बनाती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले ही खुद शुरू कर देती, तो गाइज क्या होता,
हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी फॉरेनर की थी। अब वो कंट्रियां पहले ही एडवांस थी, इंडिया की इकोनॉमी बहुत पीछे थी, इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी। अगर इंडियन की जो भी कंपनी है, इंडियन कंपनी जो भी होंगी, जो भी इंडिया की सारी कंपनी होगी, तो वो इतनी एडवांस नहीं थी। अगर इसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर देते, क्या आपको लगता कि बाहर की कंपनियों को इंडिया की कंपनियां कंपटीशन दे पाती? बिल्कुल भी नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो क्या होता, हमारी अपनी कंपनियां खत्म हो जाती, क्योंकि बाहर की कंपनियां पहले ही एडवांस थी, इंडिया पहले ही गुलामी में था। और धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इंडिया एडवांस होता गया। लेकिन अगर स्टार्टिंग में सोचो, अगर क्लोज इकोनॉमी ना होता, ओपन होता, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की कोई भी कंपनी सर्वाइव कर पाती? बिल्कुल भी नहीं कर पाती। तो इससे अपनी डोमेस्टिक कंपनी को बचाना ग्लोबल कंपटीशन से ही क्या कहलाता है? आपका प्रोटेक्शनिज्म। यहाँ से क्वेश्चन भी इसी प्रकार आएगा कि आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, ग्लोबल कंपटीशन के लिए, उसको क्या बोला जाता है? जो आप प्रोसीजर या जो भी आप प्रोसेस अप्लाइड करते हो, तो उसको बोला जाता है सर प्रोटेक्शनिज्म। जो भी हम तरीका बना के, जो भी एक एक्ट बना के हम उसको लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि अपनी इंडस्ट्री को बचाना होता है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। तो आई होप ये भी आप समझ पाए होंगे। चलो, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, जो आज आपका थोड़ा सा दिमाग ओपन करेगा। आज इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, सब कुछ समझ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा गाइज। चलो, अभी हम मेन इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से बांटा गया। जैसे सबसे पहले आप लिख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। तो अभी मैंने आपको बताया, एक है सर ओपन, एक ओपन इकोनॉमी, और दूसरी मैंने आपको बताया क्या? क्लोज इकोनॉमी। आई होप ये समझ गए होंगे अभी आप। अभी मैंने ऊपर आपको समझा भी दिया इसका। ओपन मतलब ओपन सबके लिए, जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ परमिशन है जिसकी। क्लोज मतलब जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता। चलिए सर, नेक्स्ट नंबर पे लिख लीजिए आप ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड पे एक तरीके से और बांटते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें आएगा, देखो इसमें क्यों क्वेश्चन सीधा सीधा आता है एग्जाम में, फिर आप छोड़ के आओगे क्योंकि आपको समझ ही नहीं होती चीज़ों की। सबसे पहला आएगा आपका कौन सा सर? बैलेंस ट्रेड। कौन सा? बैलेंस ट्रेड। तो ट्रेड ऐसा जो बैलेंस हो बिल्कुल। तो ट्रेड किस किस में होता है? एक तो ट्रेड होता है सर आपका इंपोर्ट में, इंपोर्ट करता है ट्रेड में, कोई चीज़ें कंट्री से बाहर से अंदर आती हैं, वो बराबर होगा आपका एक्सपोर्ट से। मतलब जितना आप कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो उतना भी आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, जितना आप कंट्री में लेके आ रहे हो सामान उतना ही अपना सामान बाहर भी बेच रहे हो, उसको बोलते हैं बैलेंस। जो भी डेवलपिंग और जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो सारी ये वाला बैलेंस यूज़ करती है। जैसे दूसरा आ गया बैलेंस ट्रेड होगा उसका। अब ये कहता सर आपका सरप्लस ट्रेड। तो ये कौन सा ट्रेड होता है सर? ये ऐसा ट्रेड होता है जब आपका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है इंपोर्ट से। जैसे आप चाइना देख लो कितना ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करती है, आपकी तो आधी इंडिया में चाइना का माल बड़ा बड़ा है, ठीक है, आपका माल आधी से ज़्यादा भरा पड़ा है, और आप देखो चाइना में कितना एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, ना के बराबर। तो इस तरीके से जो आपका सरप्लस बजट के और ट्रेड क्या होता है, वो होता है सर जब आपका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है इंपोर्ट से, मतलब आप कंट्री से बाहर सामान बहुत ज़्यादा बेचते हो और लेके कम आते हो। तीसरे नंबर पे आता है आपका डेफिसिट ट्रेड। तो डेफिसिट का मतलब ही सर क्या होता है? घाटा। इसका मतलब होता है घाटा, मतलब घाटे का ट्रेड। तो ये क्या होता है? जिसमें आपका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से। अब आपको मैं पूछूं, बताओ इंडिया कौन सी है, इसमें इंडिया का ट्रेड कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सर डेफिसिट। इंडिया में घाटे का ट्रेड चलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो इंपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। इंडिया की चीज़ें भी बाहर जाती हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें ज़्यादा आती हैं, इंपोर्ट ज़्यादा है इंडिया में। तो इसलिए इसको इंडिया कौन सी ट्रेड में फॉल करेगी? दैट इज डेफिसिट ट्रेड। तो आई होप ये तीनों ट्रेड आप समझ पाए होंगे। अब आगे वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलो सर, नेक्स्ट लिख लीजिए सर, जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम के बेस पे हम कैसे कैसे चीज़ों को बांटेंगे, कैसे कैसे इकोनॉमिक्स को बांटते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको दुनिया समझ आने वाली है। अब
कि इंडिया कैसी है, यूएसए कैसी है, रशिया कैसी, चाइना कैसी, हर एक चीज़ अब समझ आएगी किसका क्या मतलब होता है। ये वर्ड आप बार बार पढ़ते हो कि इंडिया अभी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है अभी आप समझोगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले सर मैंने लिखा एक कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट। सबसे पहले मैं इन दोनों का मतलब समझाना चाहूँगा। देखो कैपिटलिस्ट का मतलब होता है सर पूरा की पूरा किसका होल्ड होना, किसका कंट्रोल होना आपके मार्केट में, वो पूरा की पूरा आपका प्राइवेट का, प्राइवेट सेक्टर। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा सर प्राइवेट सेक्टर किसके रिलेटेड है, कैपिटलिस्ट के, सोशलिस्ट के, मिक्स के, तो आप बोलोगे सर कैपिटलिस्ट के। तो इसमें क्या होता है सर पूरे की पूरी प्राइवेट कंपनियों का होल्ड होता है। तो अगर प्राइवेट कंपनियों का होल्ड होगा तो प्राइवेट कंपनियां जितना प्रॉफिट कमाएंगी, वो जितना काम करेंगी उसी हिसाब से होगा, वो सब कुछ काम पे डिपेंड करेगा। इसमें क्या होता है अगर इसमें प्राइवेट हो रहा है तो प्राइवेट कंपनी आप देखो उनका मतलब क्या होता है सर, उनका मतलब होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या प्रॉफिट। अगर मैं सोशलिस्ट की बात करूं तो सोशल मतलब सोशल सेवा करना, किसी की समाज सेवा, तो प्राइवेट इसमें आएगा सर पूरा की पूरा पब्लिक, पब्लिक सेक्टर। इसमें आएगा पूरा की पूरा पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर मतलब होता है सर गवर्नमेंट से, जो भी सरकारी प्रॉपर्टी उसको पब्लिक बोलते हैं। तो आपने बड़ी बार ये इकोनॉमिक्स में वर्ड पढ़ा होगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि इसमें तो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी सारी, प्राइवेट सेक्टर थे, प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ भागते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन से सेक्टर आते हैं सर, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर, मैक्सिमम वेलफेयर देना। क्या करना, मैक्सिमम वेलफेयर देना। अगर मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो इसमें सर एक प्राइस मैकेनिज्म होता है, मतलब इसमें प्राइस मैकेनिज्म होता है। क्या मतलब होता है सर प्राइस मैकेनिज्म, मतलब प्राइस कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, आपके जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो डिमांड करने वाले और सप्लाई करने वाले, जो डिमांड और सप्लाई करने वाले, उसके द्वारा मार्केट का प्राइस कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म ना होके यहाँ पे होता है सर एडमिनिस्ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेड, MINI कर लेना, MINISTERED, ठीक है, जो लिख देता हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस या प्लानिंग बोल सकते हो, प्राइस नहीं होता, यहाँ पे प्लानिंग होती है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा प्राइस किस चीज़ का कैसे होगा, कितना प्राइस हम रखेंगे मार्केट में, कौन सी चीज़ कमी हो रही है, क्या हम क्या करेंगे, सप्लाई कितनी देंगे। यहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि प्राइवेट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहेगी तो वो प्राइस भी अपने हिसाब से बनाएगी। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई करने वाले का होल्ड होता है। लेकिन उसके उल्टा चलता है आपका सोशलिस्ट। इसके बाद जो एक बात आती है सर, अगर ये प्राइवेट है, जो मैक्सिमम क्या चाहते हैं प्रॉफिट चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा हाई कंपटीशन होगा। क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा आता है कि आप मुझे बताइए हाई कंपटीशन कितने। देखो बेसिक से जब क्वेश्चन बनता है ना फिर ही आप लोग फंसते हो। क्यों, क्योंकि आपको बेसिक तो समझ ही नहीं होती सब्जेक्ट की, आपने तो बस क्वेश्चन पढ़ा, उसका रट्टा मार लिया, बस हो गया हो गया हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। बेसिक को अच्छे से समझ जाओगे, क्वेश्चन बनाना खुद में खुद सीख जाओगे, क्वेश्चन अपने आप बनते हैं, इतने सारे कॉमन सेंस पे आते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप इसी से बोलो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बोलो हाई कंपटीशन किस में होता है, ऑप्शन देगा सर प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक में, मिक्स में या कम्युनिस्ट में। तो हाई कंपटीशन क्यों होगा, क्योंकि इसमें सारी की सारी प्राइवेट है। तो प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, मैक्सिमम काम करती हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट पाए। तो इसलिए इसमें कंपटीशन भी हाई होगा। जो कंपटीशन नहीं करेगा वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए तो मार्केट से बाहर हो जाएगा। क्योंकि आज के ज़माने में जितना कंपटीशन दे पाओगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी चक्कर में इसका सर प्रॉफिट लो होता है, लो कंपटीशन होता है। क्यों, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ सर। इसमें कंपटीशन बहुत लो होता है। क्यों लो होता है सर, जैसे हाई कंपटीशन ये प्राइवेट है, जैसे आपके मान लो प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लो या प्राइवेट स्कूल ले लो, और यही पे मैं लेता हूँ सर गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि सोशल है तो सेंटर के पब्लिक स्कूल होंगे। अब मुझे बताओ दोनों में कहाँ के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो डेफिनेटली सर प्राइवेट की। अच्छी स्टडी कहाँ पे सर, डेफिनेटली प्राइवेट में।
अच्छा पूरा फैसिलिटी कहाँ मिलती सर? प्राइवेट में। ज़्यादा फीसें कहाँ सर? प्राइवेट में। क्यों दे रहे थे वो ज़्यादा? क्योंकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना था। तो यहाँ पे नहीं देखा जाता कि लोग कहाँ से आते हैं, किस बैकग्राउंड से हैं। यहाँ पे मेन मोटिव क्या है सर? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन देख लो आप। इसके चक्कर में अगर मैं बोलूँ इसके ड्रॉबैक क्या है, इसके ड्रॉबैक ये हैं सर, यहाँ कंपटीशन हाई है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे जो रिच होगा, जो रिचर होगा सर, रिचर बिकम्स रिचर, और जो पुअर होगा वो बिकम्स पुअर होता चला जाएगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जो रिच है सर वो रिच होता चला जाएगा, और जो पुअर है वो गरीब होता चला जाएगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है कंपटीशन, सब लोग अपने लिए काम करते हैं, किसी को किसी के कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो रिच होगा वो काम करेगा और रिच होता चला जाएगा। जो पुअर है, जो कंपटीशन में फॉल नहीं करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पुअर होता चला जाएगा। और यहाँ पे गैप आ जाता है, और कुछ गिने चुने लोग ही, 100 में से 10% लोग होते हैं जो रिच होते हैं, 90% भी पुअर में चले जाते हैं। तो इसलिए इसका ये ड्रॉबैक है सर, इसमें सारे लोग खुश नहीं रह पाते। सोशलिस्ट में क्या होगा सर? इसमें क्या होगा, इसमें रिच और पुअर तो एक साथ ट्रीट किए जाएंगे, इसमें रिच और पुअर को एक साथ ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इसी चक्कर में आपका कंपटीशन लो हो जाएगा। जब आपको इसकी फॉर एग्जांपल ले लो, बीएसएनएल लो, सबसे अच्छी एग्जांपल आज की बीएसएनएल। अब बीएसएनएल देखो कितनी सर्विस दे पा रही है आपको, वहीं पे जियो देख लो, सिम एयरटेल देख लो कैसी सर्विस, और बीएसएनएल की सर्विस देख लो, आज कोई इसकी सिम भी लेना पसंद नहीं करता। इवन कि इसके जो ब्रॉडबैंड वगैरह लगते हैं वो भी कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि ना तो इनकी सर्विस अच्छी है, हाई चार्ज करते हैं, और फैसिलिटी कुछ भी नहीं देते। तो इसलिए लोग बीएसएनएल को पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट थी, इनके वर्कर चाहते ही नहीं है काम करना। आप इनके ऑफिस चले जाओ, कोई पूछेगा नहीं आपसे, कोई पूछेगा नहीं आपसे। तो अगर यही प्राइवेट होती तो इनको पे ही काम करने का मिलता। तो प्राइवेट में कंपटीशन हाई होता है। यहाँ पे सर एक बड़ी प्रॉब्लम और आती है कि यहाँ पे आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या जिसको आप बोल सकते हो ग्रोथ। ये दोनों में आप फर्क समझोगे आगे चल के, फिलहाल आप रहने दो। इसमें सर कोई भी ग्रोथ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई काम भी नहीं करेगा जब कंपटीशन नहीं है। तो जब फ्री में सैलरी मिले तो क्यों काम करेंगे? गवर्नमेंट दे तो रही है सबको एक जैसा। लेकिन यहाँ पे सर क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है। ग्रोथ तो होगी, कंट्री कंट्री में डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि आदमी खुश नहीं रह पाएंगे, पूरे जितने भी आपके पीपल्स होंगे कंट्री के, वो प्रॉब्लम आती है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन यहाँ पे क्या है सर, डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगी ज़्यादा, लेकिन हर बंदा खुश रहेगा। हर एक, सबको पता है कि गवर्नमेंट दे रही है, वो देगी देगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक है सारी। आप जितना मर्जी काम कर लो, आपको तनख्वाह तो सारी प्राइवेट गवर्नमेंट ही देगी, डिसाइड तो गवर्नमेंट करेगी आपका सामान कितना बिकेगा। तो इस तरीके से ये दोनों ही अगर होना अच्छी बात नहीं है, एक साथ मतलब अलग अलग होना। फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला चलो एक काम करते हैं सर, हम दोनों को मिला के हम लोग मिक्स्ड इकॉनमी बना लेते हैं, हमारा यही होगा। अब आप देखोगे इंडिया में सर पब्लिक भी चलती हैं, गवर्नमेंट भी हैं, और प्राइवेट भी चलती हैं। गवर्नमेंट बस भी चलती हैं, प्राइवेट बस भी चलती हैं। गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो बस फर्क यही है सर, अगर सारे के सारे प्राइवेट हो गए तो आप बताओ कैसे एक पुअर आदमी वहां पे जाके ट्रीटमेंट करवाएगा। अगर सारे के सारे सरकारी हुए तो वो सेवा कौन देगा जो वीआईपी को चाहिए। तो इंडिया दोनों को लेके चलती है। तो इंडिया की इकॉनमी बोला जाए कौन सी है सर, इंडिया, तो इंडिया एक मिक्स इकॉनमी। समझ जाए इंडिया क्यों मिक्स्ड है, क्योंकि इंडिया में सर पब्लिक मतलब सरकारी भी प्रॉपर्टी है सारी, और उसको प्राइवेट भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन पहले इंडिया का जो फ्रेंड था वो था सर आपका रशिया, और रशिया में कौन सी है, सोशलिस्ट है। लेकिन अभी कौन है सर, यूएसए। यूएसए में कौन सा आपका कैपिटलिज्म है सर, कैपिटलिस्ट जिसको बोल सकते हो। तो अब पहले ये था, तो इंडिया ज़्यादा क्या थी, सोशलिस्ट थी। इंडिया इस पर कम ध्यान देती थी प्राइवेट पे। लेकिन अब इंडिया का फ्रेंड अच्छा कौन है, यूएसए। इसलिए इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे जिसके साथ रहोगे वैसे ही होते चले जाओगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ रही है कि इंडिया अभी कैसे जा रहा है ऊपर। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप देख सकते हो, जो आपका हंगर, जो हंगर इंडेक्स निकलता है, एक इंडेक्स होता है जिसको निकालते हैं, तो उसमें बताया गया है कि इंडिया के रैंकिंग आप खुद चेक करना 2019 और 2020 की, कम से कम 50-60 रैंकिंग डाउन हो गई इंडिया की। मतलब हंगर इतना ज़्यादा बढ़ गया है।
क्यों बढ़ा है? क्योंकि रिच रिच होते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट हो रहा है ना सारा सिस्टम। तो प्राइवेट वालों को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, उसको लोगों से लेना देना नहीं है, हर बंदा अपने लिए काम करता है। यही प्रॉब्लम है आपकी कैपिटलिस्ट में। और सोशलिस्ट में क्या है कि गवर्नमेंट तो आपके लिए काम कर रही है, लेकिन आप गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करोगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए इंडिया ने दोनों को ही ले लिया, दोनों को मिक्स कर लिया। अब सर कम्युनिस्ट क्या होता है? चलो मैं कम्युनिस्ट बता देता हूँ आपको। कम्युनिस्ट क्या होता है सर? कम्युनिस्ट होता है सर, जैसे आप एग्जांपल से समझ लो, जैसे पहले क्या होता था, राजा होता था, उसकी पूरी प्रजा होती थी, वो एक एरिया पे पूरा होल्ड करके रखता था। लेकिन राजा में और कम्युनिस्ट में एक ही फर्क है, ये भी किंग ही होता है। लेकिन ये आता सर एक सिंगल पार्टी से। कहाँ से आता है? एक सिंगल पार्टी से। मतलब एक ही पार्टी होगी, उस पार्टी का कोई अपोजिशन नहीं है, उसी पार्टी से कोई ना कोई आपका प्रेसिडेंट या कुछ भी प्राइम मिनिस्टर जो भी बनाया जाएगा वो सिंगल पार्टी होगी, कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वियतनाम, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम। तो ये कंट्री हैं जिसमें क्या है सर, जिसमें आपका कौन सा सिस्टम चलता है? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब यहाँ पे सिंगल पार्टी से आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर, सिंगल राजा में। और इसमें यही फर्क है कि ये एक ही खानदान से आते हैं, लेकिन ये एक ही पार्टी से आते हैं। तो वो कोई भी खानदान से हो सकता है, पार्टी एक होगी, वही से वो किसी को भी निकाल सकते हैं, किसी को भी लेके आ सकते हैं। लेकिन किंग में क्या होता था, अगर आप किंग हो तो आपका बेटा भी किंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा था, उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट। आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इंडिया मिक्स इकोनॉमी क्यों है, मिक्स का मतलब क्या होता है, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है सर, पब्लिक का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी। यहाँ से दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया कौन सी इकॉनमी है, यूएसए कौन सी इकॉनमी है, यूएसए को कम्युनिस्ट क्यों बोला जाता है, सॉरी कैपिटलिज्म क्यों बोला जाता है, तो इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है, इसमें रिचर रिच हो जाएगा, पुअर पुअर हो जाएगा। तो इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। सो गाइज आज की क्लास में हमने ऑलमोस्ट बेसिक को ख़त्म किया। अभी भी कुछ जीडीपी वगैरह के बेसिक वो आपको मैं टॉपिक में समझा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा सर, जिसमें मैं आपको एक क्लास में अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर वाले जितने भी खर्चे वो बता दूंगा, जो जो भी इकोनॉमी एक्टिविटी है। प्लस इसके साथ मैं आपको माइक्रो में, मैक्रो में हम क्या क्या पढ़ेंगे और इंडियन इकोनॉमी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। अब जिस बच्चे ने भी मेरी 3 क्लासेस देखी होंगी उसको दुनिया भर की चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो गई होंगी कि इकोनॉमी क्या होता है, किससे कैसे इकोनॉमी चलती है, किस तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में फ़र्क क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी ताकि थोड़ा थोड़ा आपका डर इससे दूर हो सके। अब हम इससे एमसीक्यू भी लेंगे धीरे धीरे, और प्लस इसमें जो एक अदर टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसको भी खत्म करेंगे। ये आपका पहला यूनिट भी है, आपका बेसिक टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स वगैरह, ठीक है। तो चलिए गाइस, जो बच गया वो हम धीरे धीरे आगे हम खत्म करते जाएंगे, जो चैप्टर के बीच में आएगा। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा कि ये सब कुछ आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड बार बार न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, न्यूज़ में डेली चलता होगा ये चीज़ें। तो ये समझ होनी चाहिए आपको कि इकोनॉमी क्या होती है, क्या इससे होता है, इंडिया कैसे काम करे, इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या है। तो अब आई होप आप थोड़ी थोड़ी बातों को समझ पाओगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्लास कैसी लगी। हाँ, आप लोग शेयर बहुत कम करते हो, एटलीस्ट अपने 2-2 3-3 फ्रेंड के साथ शेयर करो। और एक चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट होगा, आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अगर आपके लिए 4-4 5-5 घंटे मेहनत कर रहे हैं एक एक टॉपिक को बनाने के लिए, तो वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि आपका एफर्ट कम लगे और आप अच्छी डायरेक्शन में काम कर पाओ। आपको बस मेहनत करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।